हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने बोर्स मॉडल स्टडी किया था और उस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा बोर्स मॉडल्स के प्रॉब्लम्स पे। किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे CSR नेट और गेट में और IIT जैम में पूछे गए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन PB for a massive atom. The masses of mu meson and proton are 207 times and 1386 times respectively the mass of electron. अब क्या बोला है कि बोर्स मॉडल के फर्स्ट वाला रेडियस हम लोग को करना है, मतलब R1 निकालने बोला है। किसके लिए बोला है? PB के लिए बोला है, जिसका Z क्या दिया हम लोग को 82 दिया हुआ है। अब किस टाइप का एटम है? मैजिक एटम है, मतलब इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के जगह में क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के जगह में मियोन को रख दिया है। अब मियोन कैसा है ना, इलेक्ट्रॉन के टाइप का ही पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज इसके मेजॉन के पास भी होता है, बट उसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन से? 207 टाइम्स हैवी होता है। ठीक है, तो ऐसा बोला उन लोगों ने, तो हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू क्या दिया हम लोगों को? n का वैल्यू दिया है 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है, और हम लोग को मास दिया है। अब मास क्या दिया है? मेसॉन और प्रोटॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन के जगह में मेसॉन आ गया, तो अब हम अगर फाइनाइट मास कंसीडर करेंगे तो हम लोग अब क्या कंसीडर करेंगे? कौन से मास को कंसीडर करेंगे? हम लोग रिड्यूस मास को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग को रिड्यूस मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा इस केस में? हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 207, mass of meson 207 times me into 101836 times me upon 207 times me plus 1836 times me। तो एक me कैंसिल हो जाएगा, तो what will be getting? We will be getting 207 into 1836 me upon 207 plus 1836। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलता है 186 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये मुझे मिल गया किसका वैल्यू? रिड्यूस मास का वैल्यू। तो अब हम लोग को थ्रू बोर्स मॉडल पता है, जो मेरा रेडियस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m के जगह में म्यू E स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। बट अब मेरा n का वैल्यू कितना है? 1 है, और z का वैल्यू कितना दिया है? z का वैल्यू दिया है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर क्या मिल जाएगा? 10 टू दी पावर -12 इंटू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 स्क्वायर अपॉन पाई इंटू म्यू हम लोग को मिला है 186 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kgs स्क्वायर इंटू 82। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे जो रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा फॉर बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, इट विल बी 3.49 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। सो ये है हमारा आंसर। ठीक है, सो इसमें हम लोग ने क्या किया? सिर्फ हम लोग ने रेड्यूस मास निकाल लिया, रेड्यूस मास को फिर बोर्स वाले फॉर्मूला में अप्लाई किया तो हम लोग को आंसर मिल गया। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, अ पॉजिट्रोनियम एटम इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिट्रॉन and an electron revolving about their common center of mass which lies halfway between them. Compare its ionization energy and emission spectrum with those of the hydrogen atom. अब पॉजिट्रोनियम क्या होता है ना, एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका क्या होता है? मास सेम होता है, बट उसका चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है। तो हम लोग ने एक पॉजिट्रोनियम को लेके न्यूक्लियस के सेंटर पर रख दिया और इलेक्ट्रॉन को उसके अराउंड क्या कर दिया? रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा एक सिस्टम बन जाएगा। इसी को मैंने क्या बोल दिया? पॉजिट्रोनियम एटम बोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका रिड्यूस मास निकालेंगे। तो
बट हम लोग को ये पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ पॉजिट्रोनियम, जिसको मैं बोल देता हूँ m बोल देता हूँ। तो मेरा रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, इट विल बी m इंटू m अपॉन m प्लस m विच इज नथिंग बट 1/2m, है ना, ये हो गया रिड्यूस मास मिल गया। अब अल्टीमेटली हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो भी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वहाँ से अगर उसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं एटम से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो जितना एनर्जी उसका लेवल में रहेगा वही एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरा रिड्सबर्ग कांस्टेंट फॉर पॉजिट्रोनियम एटम क्या हो जाएगा, इट विल बी R infinity 1 प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m विच विल बी 1/2 R infinity, है ना, क्योंकि ये चीज़ क्या है, दोनों चीज़ सेम है। तो मुझे क्या मिल गया, Rp इज इक्वल्स टू 1/2 R infinity। तो मेरा एनर्जी का वैल्यू फॉर पॉजिट्रोनियम क्या हो जाएगा, इट विल बी R infinity Rp इंटू HC Z² तो ये हो गया मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेरा Rp का वैल्यू क्या है, R infinity इंटू HC Z²/2n²। और अब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा इट विल बी R infinity HC इंटू Z²/2n²। तो अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ मेरा एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। यही तो मिल रहा है, ये दोनों से रिलेशन से यही मिल रहा है हम लोग को। तो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट और क्या बोला गया है, बोला है कि एमिशन स्पेक्ट्रम विद दोस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग उन लोगों का वेवलेंथ भी क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, वेवलेंथ का कैसा होता है, 1 पॉजिट्रोनियम के लिए क्या हो जाएगा, Rp इंटू 1/NF माइनस 1/Ni², है ना, और 1 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, R infinity 1/NF² माइनस 1/Ni²। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा λp अपॉन λh विल बी इक्वल्स टू R infinity अपॉन Rp विच विल बी नथिंग बट, अगर मैं यहाँ से मेरा रेशियो ले लूँ R infinity बाय Rp तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा आंसर 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम विल बी 2 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेट 2011 में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, गिवन दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम इज व्हाट। तो पॉजिट्रोनियम अभी हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, पॉजिट्रोनियम क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन और क्या रहता है, पॉजिट्रोनियम रहता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में इसका रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूस मास हम लोग को मिला था 1/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हम लोगों ने देखा था अगर मैं एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम निकालूं तो क्या हो जाता है, वो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2, है ना। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हम लोग को क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट में बोला है, तो n का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 मिलेगा। तभी भी मेरा क्या हो जाता है, EP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, इट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2। तो अब वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या रहेगा, ये आ जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पॉजिट्रोनियम इज एन एटम मेड अप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, जो कि हमें पता है। क्या बोला है, गिवन दैट द बोहर रेडियस फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू बी 0.53 एंगस्ट्रॉम। फिर पूछा क्या है, देन द बोहर रेडियस फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम इज डैश एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूछा हुआ है, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है ना पॉजिट्रोनियम का।
और ये क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, साथ में क्या बोला है, अब इधर भी हम लोग को रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा। तो इसमें इस केस में रिड्यूस मास क्या हो जाता है पॉजिट्रोनियम के लिए, मास क्या होता है, सेम होता है ना, तो मास हम लोग को मिल जाता है m/2 मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग बोलेंगे जो रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या था, एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m/e² इंटू n² बाय दैट। अब अगर हम लोग n का वैल्यू 1 ले ले, दिया हुआ है, और z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर करेंगे जिसमें भी 1 होता है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई। अब m के जगह में हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, म्यू का वैल्यू क्या है m/2 इंटू e², जो कि हम लोग को क्या मिल रहा है 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m/e²। सो ये चीज़ क्या है, ये तो हम लोग का हाइड्रोजन का है ना, तो हम लोग बोलेंगे जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट वाला वैल्यू दिया हुआ है रेडियस का, जो कि कितना है 2 इंटू 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। सो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.06 एमस्ट्रॉन्ग। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम। क्लियर है। सो ये आ गया हम लोग का रेडियस का वैल्यू। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, एन फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेस अ k shell electron of beryllium atom. 1 L shell electron jumps to the k shell to fill this vacancy and emits a photon of energy 109.2 kilo electron volt. साथ में in the process if the ionization potential for the L shape is 6.4 kilo electron volt, the kinetic energy of the ionized electron is। तो पूछा गया हम लोग को अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन नेट में जून 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे आ जाएगा वो देखो। अब एक शेल मेरा क्या बोला है, एक के शेल है, एक एल शेल है। अब क्या बोला है, देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर एल शेल क्या दिया है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब एक इलेक्ट्रॉन के शेल में था ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो गया, एक्साइट हो गया, मतलब इधर से चला गया कहीं पर। तो इसने जो एनर्जी दिया था इसको, ये एनर्जी कितना दिया है बोलो, 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस स्टेट को छोड़ के चला गया, एक्साइट हो गया। अब मतलब आयोनाइज हो गया ना, एक्साइट नहीं, सॉरी, आयोनाइज हो गया। तो अब क्या बोला है, और चीज क्या बोला है, 1 L शेल इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू दी K शेल, मतलब फिर जब यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। तो जो L शेल का इलेक्ट्रॉन है जंप कर कर यहाँ पर आता है और इस जगह पे सेटल हो जाता है। तो इस प्रोसेस में वो यहाँ पर क्या करता है ना, एक कुछ फोटोन को एमिट करता है, जिस फोटोन का एनर्जी क्या होता है बोलो, 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग के शेल का पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो बोलेंगे के शेल के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, सिंपल है, अगर ये एनर्जी प्लस ये स्टेट का जो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा वो, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 109.2 प्लस 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 0.65115 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मुझे मिल गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दी के शेल ना, तो ये के शेल का बाइंडिंग एनर्जी मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दिया गया है वो कितना है, 115.62, जो कि इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अगर मैं इसको किलो का 10⁻³ करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, a muon form cosmic rays is trapped by a proton to form a hydrogen like atom given that a muon is approximately 200 times heavier than an electron, then the longest wavelength of the spectral line considering Lyman series of such an atom will be। तो हम लोग को पूछा है, हम लोग के पास वापस से एक मियोनिक एटम है जिससे हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम बनाए हैं। ठीक है, तो अब पूछा क्या हम लोग को कि हम लोग को जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा स्पेक्ट्रल लाइन का कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है, जब कभी मेरा ट्रांजिशन कैसा हो, बोलो एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम हो, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोलूँगा अगर एनर्जी सबसे मिनिमम कब होगा, कौन से ट्रांजिशन में, जब ट्रांजिशन क्या होगा, एकदम क्लोज होगा। अब हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज के हिसाब से ट्रांजिशन के लिए क्या बोलेंगे, 2 से जब 1 पे आएगा तो मैं बोलूँगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एनर्जी में जो ट्रांजिशन होगा उसी केस में मेरा वेवलेंथ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होता है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग पहले रिड्यूस मास निकाल लेंगे। तो अभी हम लोगों ने वापस पहले म्यूनिक एटम के लिए किया था, तो रिड्यूस मास हम लोग को क्या मिल गया था, रिड्यूस मास हमें मिला था 180 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। रिड्यूस मास कितना मिला था, 180 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एनर्जी है मेरा इलेक्ट्रॉन मियोनिक एटम का वो क्या हो जाएगा, अगर मैं मियोनिक एटम का एनर्जी बोलूँ तो क्या हो जाएगा, वो 180 टाइम्स क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर E1 मियोनिक एटम के लिए। और ये कौन से स्टेट के लिए, अगर मेरा ग्राउंड स्टेट में, तो मैं बोलता हूँ ग्राउंड स्टेट के लिए ये हो गया E1 डैश, किसके लिए, मियोनिक एटम के लिए। और अगर मैं सेकेंड स्टेट की बात करूँ, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए, इस चीज़ के लिए n=1 होता है, और इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, n=2 होता है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय n² होता है ना एनर्जी के लिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय n², 180 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो मुझे मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 45 टाइम्स एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्लियर है। तो अब जो भी मेरा वेवलेंथ एमिट होगा वो कैसा होगा, देखो अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई मैं बोल देता हूँ, जो कि किसके इक्वल होगा, E2 डैश माइनस E1 डैश, विच विल बी इक्वल्स टू, और ये माइनस साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा माइनस साइन, तो मिल जाएगा 180 माइनस 45 मिल जाएगा 135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 2938 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स मिलेंगे। फिर अब मुझे पता है मेरा जो डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू ना, विच इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा। सो माई लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू HC बाय डेल्टा ई ना। तो अब क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू लाइट स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय डेल्टा ई का वैल्यू क्या है 2938 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻10 मीटर, which is nothing but 6.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट वन। सो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे जून 2013 में नेट में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑन बोहर्स मॉडल। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।